हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जावा की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत हुई जिससे सी प्लस लैंग्वेज, जब इतनी लैंग्वेज थी तो जावा की क्यों ज़रूरत पड़ी। जो हमारी सी है और सी प्लस प्लस है, इसमें जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जो लिखने का जो तरीका है, लिखने के तरीके में जावा में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ है। तो जो लोग जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पे काम किया है वो जावा पे आसानी से काम कर सकते हैं। बस जो जावा जो लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और आपकी जो सी प्लस प्लस सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। जो आपकी सी प्लस प्लस है वो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे जो फीचर्स होते हैं वो पूरे जावा में यूज़ हुए हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं यूज़ हुए हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी जो जावा की, तो जावा स्पेशली जो यूज़ हुई थी सबसे पहले, जो जेम्स गोसलिंग थे, इन्होंने जावा का एक तरह से जो लैंग्वेज बनाई हुई थी। तो सबसे पहले जावा जो है वो एक छोटी छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्स जो होते थे, उनके लिए जावा यूज़ करनी सोची गई, क्योंकि वो एक तो साइज़ में छोटे होते थे, उनका मेमोरी एरिया बहुत कम, मेमोरी भी बहुत कम लेते थे। तो इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी लैंग्वेज बनाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सके। इस चीज़ को सोचते हुए एक प्रोजेक्ट था जिस पे 4-5 लोग काम कर रहे थे। जेम्स गोसलिंग उनके लीडर थे। तो उन्होंने ये जावा लैंग्वेज बनाई। तो उन्होंने कैसे बनाई, क्या उसके पीछे था, वो सब हम लोग बाद में बात करें। लेकिन सबसे पहले जावा जो स्पेशली यूज़ की जाती है वो उसके लिए, मतलब हम लोग जो आजकल जो सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते ही होंगे, तो जावा जो स्पेशली यूज़ की जाती थी इंटरनेट के लिए। तो स्पेशली इंटरनेट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि मान लीजिए आपके दो लोग हैं, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है। बाकायदा दो कंप्यूटर रखे हैं, एक कंप्यूटर आपका क्लाइंट है और दूसरा कंप्यूटर आपका सर्वर है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो दोनों कंप्यूटर है वह किसी भी नेटवर्क के थ्रू, केबल के थ्रू, किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अब दो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं तो इनका क्या मतलब था। मतलब अगर कोई दो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच जो आपस के जो रिसोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट के पास पड़ी हुई हैं, कोई सर्च करना चाहता है, सर्वर पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई, वो आपस में एक तरह से रिसोर्स शेयरिंग की वजह से हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले 1969 में DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि US मिलिट्री था, सबसे पहले 4 कंप्यूटर जो थे US में, 4 कंप्यूटर को आपस में केबल के थ्रू जोड़ा गया। तो केबल के थ्रू जोड़ा गया तो उसको बोला गया, जो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ 4 कंप्यूटर्स का, उसको बोला गया ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर इसके बाद अभी 4 कंप्यूटर थे। फिर इसके बाद एक और थी NFSNET, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF। इससे क्या हुआ, इसने क्या किया, इनकरेज किया कि और भी, जैसे अब पहले तो 4 ही कंप्यूटर थे, 4 से कुछ होने ना होना था, तो 4 कंप्यूटर के बाद भी और भी लोग अपने सिस्टम इसमें जोड़े। फिर इसके बाद इंटरनेट ने अपना धीरे धीरे ग्रो हुआ। फिर इंट्रानेट के बारे में, एक्सट्रानेट के बारे में, पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम हो तो उसे एक इंट्रानेट बोलेंगे। फिर दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में अगर अटैच हो रही हैं तो जो जहाँ पे अटैच होती हैं, जिसके थ्रू अटैच होती हैं वो एक्सट्रानेट होगा। तो ये सब चीज़ें थी। फिर सबसे पहला ब्राउज़र जो आया जावा का वो हॉट जावा आया। फिर उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर आया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक्सप्लोरर लॉन्च किया। तो पहले क्या होता था, जो अभी जो हम लोग ये क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग जावा होती है ना, तो इसमें इनबिल्ट होती है, ये जावा के प्रोग्राम रन कर सकते हैं, जैसे एप्लेट वगैरह था। तो जो हॉट जावा था उसमें जावा इनबिल्ट थी, तो उसमें जावा रन होती थी। अभी क्या ये इनबिल्ट आते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। हॉट जावा का पहला ब्राउज़र था जिसमें एप्लेट प्रोग्राम को रन कराया गया। ठीक है। और जावा के थ्रू हम लोग जैसे रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और प्रोटोकॉल्स चाहिए। तो हार्डवेयर का क्या मतलब है, जैसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, केबल्स हो गया, मॉडेम्स हो गया, हब्स हो गया, सैटेलाइट। और सॉफ्टवेयर में जैसे 2 सिस्टम या 4 सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है, जैसे किसी में विंडोज़ इंस्टॉल है, किसी में यूनिक्स इंस्टॉल है, किसी में विंडोज़ NT इंस्टॉल है, किसी में लिनक्स इंस्टॉल है, तो ऐसे करके थे। तो
सी और सी प्लस प्लस की जहाँ तक की बात करें, ये सिस्टम डिपेंडेंट थी और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। अभी अगर किसी बंदे ने यूनिक्स उसके सिस्टम पे इंस्टॉल है और वो चाहता है कि वो अपना प्रोग्राम उसने रन कराया, सी का प्रोग्राम उसने बनाया, यूनिक्स पे रन किया, अच्छे से उसका रन हुआ। अभी कोई और बंदा जिसके सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल है, तो वो चाहता है कि मैं प्रोग्राम ना बनाऊँ, उसी का प्रोग्राम अपने पर रन करा लूँ। तो अगर वो बंदा ऐसा करेगा तो वो प्रोग्राम जिसने यूनिक्स पे बनाया वो रन नहीं होगा, क्योंकि विंडोज़ में .exe एक्सटेंशन लगता है और जो यूनिक्स का एक्सटेंशन होता है वो अलग होता है। तो इस चक्कर में लोगों ने सोचा कि लोगों ने क्या, जो जेम्स गोसलिंग थे उन्होंने 4 लोगों के साथ मिलकर जावा जो बनाई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी लैंग्वेज बनाए। असल में हुआ क्या था, जब ये 4 लोग मिलके आपस में काम कर रहे थे तो सबके सिस्टम पे जो एक प्लेटफॉर्म था वो अलग अलग था। किसी के में यूनिक्स था, किसी के में विंडोज़ था, किसी के में लिनक्स था। तो अगर कोई 4 बंदे मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये होगा कि वो प्रोजेक्ट की एक कॉपी दूसरे में ट्रांसफ़र करें, लेकिन वो रन नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिससे मिला के हम अगर एक पे प्रोग्राम बनाएं तो वो सब पे रन हो। इस चीज़ को सोचते हुए जावा का एक तरह से इन्वेंट हुई। और क्या हुआ कि आपने देखा होगा, जब आप जावा के लिए बहुत सारे आईडी हैं, जैसे एक्लिप्स हो गया, सबसे अच्छा एक्लिप्स है, नेटबीन्स है, और जो लोग सीखना चाहते हैं जावा वो नोटपैड++ या नोटपैड पे प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें जावा का भी इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, उन्हें सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो नोटपैड पे नहीं, नोटपैड++ पे बनाते हैं। तो नोटपैड++ बनाने से होगा क्या, नोटपैड बनाने से ये होगा कि बहुत सारी एरर्स उन्हें पता चलती रहेंगी, लेकिन अब फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो प्रोग्राम रन कराने में देर लगेगी, लेकिन बाद में क्या होगा, अगर कोई एरर आई तो उसे पता चलेगा कि नहीं, हमने यहाँ पे गलती की थी। तो इस वजह से, और जो कंपनीज हैं बड़े बड़े, उसमें जहाँ लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जावा पे, जैसे नेटबीन्स, एक्लिप्स हो गया, आपने देखा होगा नेटबीन्स या एक्लिप्स इंस्टॉल करो तो सबसे पहले जेडीके ही मांगता है। तो ये पूरे जावा पे ही बने हुए हैं। तो ये मतलब इसमें अगर आपकी कोई एरर होगी तुरंत एरर दिखा देगा, तो आपको इतना मतलब खुद अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा यार ये है, यहाँ पे सही करो, या वार्निंग दे देगा कुछ इस टाइप का। लेकिन अगर आप नोटपैड++ पे बना रहे हैं तो आप फिर खुद सही एरर ढूंढनी पड़ेगी, तो आपको पता लगेगा, कुछ नॉलेज गेन होगी। तो जावा का फिर इसके बाद आपने देखा होगा, आप अगर नेटबीन्स यूज़ करते होंगे तो जावा का सिंबल एक कप, प्लेट और कॉफ़ी टाइप का आता है। तो ये जो 4 लोग मिलके, जेम्स गोसलिंग थे, बिल जॉय, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन और भी अलग थे, ये एस्पिन कोलोराडो में एक साथ मिले और उन्होंने नई लैंग्वेज एक सोची, लेकिन उसका नाम नहीं डिसाइड हुआ। तो सबसे पहले जावा का जो नेम था वो था ग्रीन टॉक, GREENTALK। तो ग्रीन टॉक नाम उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि ग्रीन टीम मेंबर्स थे, और उस टाइम क्या था, यूएस, जापान, जर्मनी में एक ट्री था जिसका नाम ओक ट्री बोलते हैं। तो एक तो ग्रीन का था और वो एक बहुत टफ रफ ट्री था। तो वहाँ पे क्या था, सबसे पहले ये लैंग्वेज का नाम पड़ा ग्रीन टॉक से बाद इस लैंग्वेज का नाम चेंज हुआ, इसका नाम पड़ा ओक। लेकिन जो ओक सिंबल था, नाम था, वो कोई कंपनी थी यूएस की, उसने पहले से ये रजिस्टर करा रखा था, तो फिर उन्हें नाम चेंज करना पड़ा। फिर ओक के बाद इसका नाम जावा पड़ा, ओक के नाम इसका बाद जावा पड़ा। तो जावा किस बात पे पड़ा, तो होता क्या था कि ये जो 4 लोग मिले तो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया। तो उस टाइम एक आइलैंड था इंडोनेशिया में, जावा नाम से, जावा आइलैंड से बोलते थे, वहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी होती थी। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि इतनी अच्छी लैंग्वेज हम लोग इसलिए बना सके कि हमने इतनी अच्छी लैंग्वेज हम लोग इसलिए बना सके कि उन्हें इतनी अच्छी कॉफ़ी मिली, जिस वजह से लैंग्वेज बनी। तो उन्होंने जावा का जो सिंबल वो कॉफ़ी और वो प्लेट ही रख दिया। एक इंडोनेशिया में आइलैंड था जिसका नाम जावा था, उसी पे ये जावा लैंग्वेज का नाम पड़ा। ठीक है, अभी अक्टूबर 1994 में हॉट जावा रिलीज़ हुई। वेब रनर नॉर्टन और जॉनथन पेन ने वेब ब्राउज़र एक किया जिसका नाम हॉट जावा पड़ा। अभी फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जावा और C++ और सी में क्या डिफरेंस है। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि जावा काम कैसे करता है, सी और जावा में काम करने में क्या डिफरेंस था। जैसे मान लीजिए अब हमने कोई एक अपना प्रोग्राम सी का लिखा जिसका एक्सटेंशन .c होता है, C++ में लिख रहे हैं, C++ में लिख रहे हैं तो आपका .cpp होगा। ठीक है, तो आपने इसे कंपाइल कराया,
जब कंपाइल कराया तो एक ऑब्जेक्ट कोड हुआ, ये ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट हुआ एग्जीक्यूटेबल कोड में .exe फॉर्मेट। .exe फॉर्मेट होता है आपका मशीन कोड में, जो कि सिस्टम समझता है। फिर ये सिस्टम जो समझता है वो जब मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ .exe फॉर्मेट में, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो .exe में कन्वर्ट होगा, अगर ये लिनक्स यूनिक्स है तो और किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो और हाँ ठीक है। तो और ये जो जब जावा का जो पहला नाम पड़ा था ग्रीन टॉक, तब जावा का अभी जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा है, लेकिन जब इसका पहला नाम ग्रीन टॉक था तब इसका जो एक्सटेंशन था वो GT था, .gt। तो हम लोग बात कर रहे थे सी की, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये .exe फॉर्मेट होता था, फिर इसे रन होता था तो हम लोग का आउटपुट आता था, ठीक है। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके लिए हम लोग JDK का यूज़ करते हैं। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। अब जैसे हम लोग कोई अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें .java में सेव करते हैं। पहले .gt फॉर्मेट में होता था जब ग्रीन टॉक नाम था। फिर इसके बाद जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो एक बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड मतलब जब .java कंपाइल होता है एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। अब ये डॉट क्लास फाइल JVM इस डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर की हेल्प से रैम में लोड करता है। फिर इसके बाद बहुत सारे मेमोरी, हम लोग अभी JVM के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि JVM क्या करता है, इस बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड को अकॉर्डिंग टू मशीन कन्वर्ट करता है। अगर विंडोज़ है तो उसके हिसाब से अलग मशीन कोड होगा, अगर वो लिनक्स है तो अलग होगा, अगर वो यूनिक्स है तो अलग होगा। फिर इसके बाद प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो क्या आसानी क्या है इससे, मान लीजिए हम लोग आजकल, ठीक है, आज हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। ओरेकल ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को उसने यूनिक्स पे बनाया। अब आप यूज़ कर रहे हो विंडोज़, ठीक है, अब उसने वो नेट पे डाल दिया। अब आप सोच रहे हो हम ओरेकल का ये सॉफ्टवेयर अपने में इंस्टॉल कर लें और यूज़ कर लें, लेकिन होगा क्या, उसने यूनिक्स पे बनाया है, आप उसे करोगे तो वो किसी और फॉर्मेट में आपके में रन ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम इस चीज़ से बड़ी आसानी से सॉल्व हुई। तो हुआ क्या, जब कोई जो इतनी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने सॉफ्टवेयर डालती हैं तो वो डॉट क्लास फाइल में डालती हैं, मतलब कंपाइल्ड करके बाइट कोड में डालती थी। जब हम लोग उसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर, अगर वो विंडोज़ होता है तो वो उस फॉर्मेट में इंस्टॉल होता है जो कि अपना सिस्टम समझ सके। अगर वो लिनक्स होता है तो उस फॉर्मेट में इंस्टॉल होता है जो वो लिनक्स समझ सके। तो ये आसानी हो गई जावा के आने से। तो कुल मिला के ये जावा की हिस्ट्री थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेरी हो कि जावा के बारे में और कुछ जानना है या जावा से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें या चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।